अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग का मेटेरियल वैसे हो ही गया था, लेकिन जो हम लोग का थोड़ा बहुत थियोरेटिकल है, क्योंकि ऐसा पूछ लेता है तो हम इसीलिए लिखवा देते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है थ्योरी में यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है। ये है हम लोग का बीन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। गुड इवनिंग बताओ। गुड इवनिंग मैम। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग जो लिखेंगे दैट इज, लिखो मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, ठीक है। इस पे भी हमें पूछ लेता है कौन बनाता है क्या करता है। अगर तुम लोग देखोगे तो मेटेरियल से बहुत सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। जब तुम लोग पास्ट पेपर चेक करोगे तो देखना मेटेरियल से काफी सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। थ्योरी जो है चैप्टर 1 हम लोग का जो इंट्रोडक्शन होता है जो हम लोगों ने किया, उससे मेटेरियल से बजट से ये सबसे थ्योरी ज्यादा आता है, ठीक है। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए तो इसीलिए थ्योरी में भी हमारा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आज मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। गुड इवनिंग। तो देखो मेटेरियल रिक्विजिशन नोट जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MRN, ठीक है। इसका यूज हुआ था, हम लोगों ने स्टोर लेजर बनाया था जहां पर हम लोग MRN नंबर भी लिखे थे, ठीक है। तो मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। तो बता सकते हो ये जो है ये किसको इशू किया जाएगा, कौन बनाएगा, बोल सकते हो मेटेरियल रिक्वेस्ट नोट कौन बनाएगा। और किसको दिया जाएगा बोलो। बोलो मेटेरियल का रिक्वेस्ट किसको भेजा जाएगा। मेटेरियल कहाँ से इशू होगा बोलो, वहीं पर तो मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट बनेगा। कहाँ से मेटेरियल इशू हो सकता है। मैम बोलो। मैम मटेरियल रिक्विजिशन नोट मेरे ख्याल से सप्लायर को दिया जाए। मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट सप्लायर को क्यों दिया जाएगा। सप्लायर से तो परचेज करेंगे, वो तो हमें इनवॉइस देगा कि आपका ये चीज है। रिक्वेस्ट कहाँ भेजा जाएगा, सप्लायर को रिक्वेस्ट नहीं भेजते ना। सप्लायर को बोलते कि मुझे ये सारे चीज खरीदना है तो वो बोल देता है कि ठीक है मेरा ये प्राइस है, हमें अगर ठीक लगता है मैम क्वालिटी परचेज प्राइस। डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट नोट भेजेगा। शॉपकीपर परचेज डिपार्टमेंट को। उल्टा होगा ना, परचेज डिपार्टमेंट जो है हाँ स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा, ठीक है। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। तो लिखो डॉक्यूमेंट, सही बात, डॉक्यूमेंट यूज्ड टू ऑथराइज्ड and record the issue of material from store, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर जो बोल रहे हो ना कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो मेटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं भेजता है, वो भेजता है कि क्या मेटेरियल है चेक करने के लिए, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट अगर परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा तो परचेज करने के लिए वो होगा परचेज रिक्विजिशन नोट कि ये मेटेरियल नहीं है इसे परचेज करो। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट किसको दिया जाएगा, तुम लोग देखो ये स्टोर लेजर में लिखे थे, तो स्टोर लेजर में क्या लिखते हो, रिसिप्ट लिखते हो, इशू लिखते हो और बैलेंस लिखते हो। तो इशू जब होगा तो अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यूज टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल
फ्रॉम स्टोर, स्टोर से जब मेटेरियल इशू होगा, ठीक है, स्टोर से जब मेटेरियल इशू होगा तब एक पर्टिकुलर नोट्स में लिखना पड़ेगा कि ये मेटेरियल इशू हुआ है, तो वो जो नोट बनेगा उसको बोलते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। क्योंकि मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाएगा, सोच के देखो, यहाँ सप्लायर या परचेज डिपार्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट अगर किसी को कुछ पूछता है तो वो किससे पूछेगा, परचेज डिपार्टमेंट को तो एट लास्ट स्टोर डिपार्टमेंट डिटेल्स भेजता है कि ये मटेरियल नहीं है तो ये मटेरियल जो है खरीदना पड़ेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट क्रेडिटर ढूंढ के सही वाला क्रेडिटर और खरीद लेता है, और क्रेडिटर उसे इनवॉइस दे देता है। हम लोग का एरो एरो करके लिखवाया हुआ था। और मटेरियल रिक्विजिशन नोट देखो, ये हम लोग स्टोर जो लेजर बनाए थे ना, ये देखो कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऐसा स्टोर लेजर बनाया था जहां पर हम लोगों ने मटेरियल रिक्विजिशन नोट का यूज किया था। ये देखो, दिखाते हैं, कहाँ चला गया, ये देखो GRN नंबर, ठीक है, MRR, ठीक है, ये MRR है, मेटेरियल रिसिप्ट शायद है ये वाला, ठीक है, तो इसी में शायद था मेटेरियल ये देखो RN रिक्विजिशन नंबर मिल गया मुझे, ये देखो RN रिक्विजिशन नंबर, कितने नंबर नोट में रिक्वेस्ट डाला गया था। अब मेटेरियल देना है, इसका रिक्वेस्ट मुझे स्टोर डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टोर वाले के पास होगा, स्टोर कीपर के पास, तो वो देगा, नहीं होगा तो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि ये मटेरियल खत्म हो गया, इसे परचेज कर लो, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर कभी पूछे, जैसे कि पूछता ही है, ठीक है, तो इससे तुम लोग आंसर कर पाओगे। बाई चांस अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो ये तो होगा ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, बोलो परचेज का रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, बोलो, ये होता है PRN, सोच के बोलो कि परचेज का नोट कौन बनाएगा, परचेज करना है, इसका पता किसको चलेगा, वही बनाएगा वो नोट, ठीक है। जैसे घर पे अगर दाल चावल खत्म होता है तो बताएगा कौन, घर पे जो है माँ बता सकती है, क्योंकि वो उस चीज को जो है मैनेज करती है, ठीक है। तो अगर मुझे परचेज करना है, क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके लिए जो रिक्वेस्ट जनरेट करना है तो वो कौन करेगा, वो मैम ऑब्वियस सी बात है, परचेज डिपार्टमेंट करेगा। परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा। हाँ बोलो। सप्लायर। सप्लायर, सप्लायर क्यों करेगा। अच्छा बोलो, तो मुझे परचेज करना है, मेरे मेरे मुझे बोलो कहाँ पर पता चलेगा कि मेरा मटेरियल खत्म हो गया। परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है स्टोर वो, कीपर के पास। हाँ, तो परचेज का रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा, परचेज स्टोर कीपर। हाँ, और परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो क्या रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट आया है वो देख के परचेज करने के लिए मार्केट में जाएगा। जो रिक्वेस्ट है उसको देख के परचेज करने मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाएगा, वो तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है। तो फिर परचेज रिक्विजिशन नोट फिर कौन जनरेट करेगा, स्टोर कीपर, है ना। डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ परचेज। खत्म हो गया तो फिर वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ये स्टॉक खत्म हो गया, लेके आओ, ठीक है, पर प्रोसेस ऑफ परचेज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फिर से पूछेंगे, ठीक है, जैसे गुड्स रिसीप्ट नोट, गुड्स रिसीप्ट नोट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं GRN, ठीक है, GRN बोला जाता है, ठीक है। अब ये नोट कौन बना सकता है, सोच के बोलो कौन बना सकता है, गुड्स रिसीप्ट नोट, बोलो कौन बनाएगा। मैम परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है। हाँ देखो, परचेज डिपार्टमेंट के पास ही आता है बेसिकली स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो भी डिपार्टमेंट गुड्स को रिसीव करेगा, ठीक है, और अनपैक करेगा, उसे चेक करेगा,
वही डिपार्टमेंट जो है इसको बनाता है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इस तरीके से डेफिनेशन है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। मैथ में भी ये देखो, द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट। नॉर्मली वही परचेज वाला ही होता है, क्योंकि क्रेडिटर जो है परचेज वाले को जानता है, जिसने ऑर्डर दिया था कि मुझे ये चीज दे दो, ठीक है, तो वो उसी को भेज देता है। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट, ठीक है, विच अनपैक द गुड्स received and verify the क्वांटिटीज। जैसे हम लोग के पास कुछ भी घर पे हम लोग परचेस करते हैं आता है, तो हम लोग उसे वेरीफाई करते हैं ना कि जो चीज परचेस किया था वही आया कि नहीं, उतने ही क्वांटिटी में आया कि नहीं, वेरीफाई तो करना पड़ता है ना। क्वांटिटीज एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट नंबर वो बनाएगा। गुड्स रिसिप्ट, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, रिसिप्ट नोट, ठीक है। गुड्स रिसिप्ट नोट कि हाँ मुझे गुड्स रिसिप्ट हो गया, ठीक है। तो द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट व्हिच अनपैक द गुड्स रिसिप्ट एंड वेरीफाई द क्वांटिटीज एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटेरियल ट्रांसफर नोट, ठीक है। मेटेरियल ट्रांसफर, मेटेरियल ट्रांसफर नोट, ठीक है। इसको बोलते हैं एमटी नोट, एमटी नोट ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब मेटेरियल ट्रांसफर कहां पर होगा, देखो नॉर्मली मेटेरियल ट्रांसफर का बात जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो है स्टोर लेजर बनाते वक्त भी देखा था कि स्टोर से मेटेरियल नहीं लेने के जगह एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मेटेरियल ले रहा है, तब उसका इम्पैक्ट स्टोर लेजर में आता भी नहीं है, क्योंकि स्टोर लेजर में उसी का इम्पैक्ट आएगा जिस वजह से स्टोर में स्टॉक इन या फिर स्टॉक आउट होगा, ठीक है। तो मेटेरियल ट्रांसफर नोट कौन बनाएगा, मेटेरियल ट्रांसफर नोट वो डिपार्टमेंट बनाएगा जो ट्रांसफर कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को। मतलब अगर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है तो फिर ये बनाएगा एमटी नोट, ये बनाएगा, ए बनाएगा, ठीक है। और अगर बी ट्रांसफर कर रहा है तो वो बनाएगा। तो यहां पर लिखेंगे द डॉक्यूमेंट is prepared when the material is transferred from one department टू अनदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब मेटेरियल ट्रांसफर होता है तो एमटी नोट यानी मेटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है। और एक नोट लिखना है हमने, मेटेरियल रिटर्न नोट, ठीक है। मेटेरियल रिटर्न नोट कब बनता है, इसको बोलेंगे MRN, मेटेरियल रिटर्न नोट। ये भी देखोगे वो जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना उसमें मेटेरियल रिटर्न नोट बना था, ये देखो इसमें हम लोगों ने वो सारे नंबर्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, ये देखो मेटेरियल रिटर्न नोट यहाँ पर। मेटेरियल रिटर्न नोट, रिटर्न होने से मेटेरियल रिटर्न नोट बनेगा, ये देखो रिसिप्ट नोट और रिटर्न नोट, ठीक है। रिटर्न नोट, तो मेटेरियल रिटर्न नोट का मतलब हो जाता है, नॉर्मल सा बात है, मेटेरियल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब गुड्स रिटर्न हो रहा है, कहां से कहां, फैक्ट्री से स्टोर में, ठीक है। क्योंकि देखो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो उसको मेटेरियल ट्रांसफर नोट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर के केस में क्या होगा, एक गिवर एक सेंडर तो होगा ही, ठीक है। मतलब एक दे रहा है एक ले रहा है, ये है रिटर्न वाला। तो रिटर्न के केस में क्या होगा, लिखो इट इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए डॉक्यूमेंट given with the goods being returned from factory to store, ठीक है।
ये क्या है देखो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है गिवन विद गुड्स बीइंग रिटर्न। जब गुड्स रिटर्न होगा तब इस नोट के साथ ही रिटर्न होगा, क्योंकि हर एक चीज का प्रूफ होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। और फैक्ट्री से जब स्टोर में रिटर्न हो रहा है तो स्टोर कीपर को हमें इस नोट के साथ उस स्टॉक को रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट था। और दो पॉइंट है, जैसे कि स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या होता है? तो स्टॉक आउट पे तो क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने, ठीक है, एक क्वेश्चन था ना हम लोग का स्टॉक आउट पे कि स्टॉक आउट ऐसे होता है 100 यूनिट, ऐसे टायर रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है? स्टॉक आउट का मतलब है कि जो इन्वेंट्री आइटम हमारे कस्टमर को चाहिए और हम लोग दे नहीं पा रहे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन। ठीक है, तो लिखो स्टॉक आउट इज said to be occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store। स्टोर में उतना स्टॉक नहीं है जितना डिमांड आया है, ठीक है, कस्टमर से, तो हम लोग बोलेंगे हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर क्या है? ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इट इज ए रिटन रिक्वेस्ट। परचेस क्या करना है? उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, परचेस क्या करना है? उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन करेगा? परचेस डिपार्टमेंट कर सकता है। किसको करेगा? क्रेडिटर या सप्लायर को। इट इज ए रिटन रिक्वेस्ट टू सप्लायर कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, जैसे किसी भी चीज पे, जैसे तुम लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर प्लेस करते हो, जैसे मान लो कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो किसको कर रहे हो? जो सप्लायर है, जो वो चीज सप्लाई करेगा। इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू सप्लायर टू सप्लाई सर्टेन स्पेसिफाइड मेटेरियल। जो भी वहां पर स्पेसिफाई कर दिया है, जो हम लोग मांगते हैं वही तो हमें दे के जाता है ना डिलीवरी पे। ठीक है, स्पेसिफाइड मेटेरियल एट स्पेसिफाइड नोट एट स्पेसिफाइड रेट्स। ठीक है, रेट्स लिखना है हमने। ठीक है, रेट्स का मतलब जितना बोला हुआ है उतने में ही हमें मिल जाएगा, एंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ये तुम लोग पूरा ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हो, बुक्स ऑर्डर करो, जो भी चीज ऑर्डर करो, ठीक है, उसके साथ तुम लोग इस चीज को पूरा मैच कर सकते हो। ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग भी अपना रिक्वेस्ट जब देते हैं, हमें लिखना कुछ नहीं पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर पहले से ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन अपना एड्रेस वगैरह तो देते हैं ना, तो वहां सारा चीज लिखा हुआ रहता है, इस चीज का प्राइस वगैरह सब। तो ये अगर कोई बना के दे रहा है, ठीक है, लिख के खुद से दे रहा है, तो उसे सारा चीज लिखना पड़ेगा। मुझे ये आइटम चाहिए, आपने ये रेट बोला था, तो इतने रेट वाला ये आइटम, लिखना सारा चीज, और इतने दिन के अंदर चाहिए। तो इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू सप्लाई सर्टेन स्पेसिफाइड मटेरियल एट स्पेसिफाइड रेट्स एंड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब और एक छोटा सा पॉइंट है, टू बिन सिस्टम। ठीक है, टू बिन सिस्टम ये हम लोग पढ़े। टू बिन सिस्टम, अच्छा, ये क्या होता है टू बिन सिस्टम? पहले लिख लो, हम फिर बताते हैं। इफ वन बिन आइटम, इफ वन बिन आइटम आइटम्स एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इन द मीन टाइम क्वांटिटी फ्रॉम
from the smaller bin is used or issued. ठीक है, अब ये तो हुआ डेफिनेशन, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो टू बिन सिस्टम होता क्या है। अच्छा देखो टू बिन सिस्टम में क्या होगा, जैसे देखो बिन का मतलब यहाँ पर होता है फिजिकल कंटेनर का बात हो रहा है, ठीक है, वो बिन कार्ड का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, फिजिकल कंटेनर। जैसे कि मान लो कि हम लोग के पास ऐसे दो कंटेनर है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे दो कंटेनर, ये इसको बिन बोला जाता है, बिन, ठीक है। अब कंटेनर कैसे भी देखने में हो सकता है, मैंने इस तरीके से करना है, ठीक है। इसमें भी मान लो 400 यूनिट है, इसमें भी 400 यूनिट, तो अगर दोनों ही फुल है, ठीक है, तो देखो ये तीन स्टेज में हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। स्टेज वन कि हमारे पास दो बिन है, तभी टू बिन सिस्टम है, और दोनों में ये 400 यूनिट है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बोथ आर फुल, ठीक है, और डू नॉट, ये हम सिस्टम बता रहे, ठीक है, डू नॉट ऑर्डर वेट टिल वन बिन बिकम्स एम्प्टी, ठीक है। जब तक एक बिन का पूरा स्टॉक खाली नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऑर्डर नहीं करने वाले, ठीक है। ये देखो ये वन बिन आइटम्स एग्जॉस्ट, फिर उसके बाद हम इसको मैच करवा देंगे। सिस्टम ये होता है, हमारे पास दो बिन है, दोनों पूरा भरा हुआ है, तो फिर हमें कोई भी ऑर्डर प्लेस करने का जरूरत नहीं है। अब बीन तो बीन में जो रखा हुआ है स्टॉक, वो तो ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसमें 400 यूनिट पूरा ही है, ठीक है, इसमें मान लो 400 यूनिट पूरा ही है, लेकिन ये वाला खाली हो गया है, मतलब इसमें से हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, ये ड्रॉ से कि वन बिन एम्प्टी, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, वन बिन एम्प्टी, ऑर्डर हम लोग कितना करेंगे, 800 यूनिट ऑर्डर करेंगे। हम बता रहे क्यों 800 करेंगे, क्योंकि इसमें तो 400 का कैपेसिटी है, फिर 800 करने का क्या जरूरत है, बताते हैं। ऑर्डर 800 यूनिट बाय द टाइम, क्यों करेंगे बोल सकते हो तुम लोग, अगर मुझे यहाँ 400 यूनिट ही तो भरना है, फिर मुझे 800 यूनिट क्यों ऑर्डर करना चाहिए, बोलो, बोल सकते हो। ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि मेटेरियल का जब स्टॉक लेवल वगैरह पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने इस बात पे डिस्कशन किया था। वहां पर ये कंसेप्ट पढ़ा था कि मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो अगर मेरा ये खाली हो गया है तो भी मुझे ऑर्डर करना चाहिए टू बिन सिस्टम में, लेकिन हम ऑर्डर दोनों के लिए कर रहे हैं, दोनों जगह के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों। मैम स्टॉक आउट सिचुएशन से बचने के लिए। नहीं, स्टॉक आउट नहीं, देखो जब ये खाली हो गया है, हम लोग फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो क्या इससे यूज होना बंद हो जाएगा कि इससे स्टार्ट हो जाएगा, बोलो। पहले इससे स्टार्ट था, उससे स्टॉप था, ठीक है, इस पे यूज नहीं होता था, पहले ये यूज हो रहा था, अब ये खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर करने जाएंगे, तो क्या इस बीच में प्रोडक्शन बंद रहेगा। नो मैम। तो फिर कहाँ से यूज करेंगे, फिर स्टॉक तो चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल तो चाहिए, फिर वो कौन से वाले बिन से यूज करेंगे, फिर यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका कंजम्पशन तो स्टार्ट रहेगा, ठीक है, तो इससे रिड्यूस होता जाएगा अपना स्टॉक। ये हम लोगों ने जो है जब स्टॉक लेवल को आइडेंटिफाई किया था, तब इस चीज के बारे में पढ़ा था कि जब हम लोग ऑर्डर देते हैं तो किस तरीके से ऑर्डर देते हैं। तब हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, हमारा कंजम्पशन जो है वो तो ऑलरेडी चालू रहता है, तो उस बेसिस पे तो हम लोग का प्लस माइनस होता था ना स्टॉक लेवल पे। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर एक बिन खाली हो जाता है तो हम लोग 800 यूनिट, ये मैंने एक एग्जांपल लिया 800 यूनिट, ये 800 ही हो जरूरी नहीं है, ठीक है, कम बेसी हो सकता है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा ही करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे ऑलवेज, क्योंकि बाय द टाइम द मेटेरियल arrives, the second bin, also near
एम्प्टी लेवल, ठीक है। ये भी खाली होने को आ सकता है, ठीक है। अगर ये भी खाली होने को आ सकता है तो मुझे इतना ऑर्डर करना चाहिए कि दोनों, क्योंकि ये भी तो धीरे धीरे खाली होता जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोगों को ऑर्डर मिल जाएगा तब हमारा क्या होगा, स्टेज 3 में क्या कंडीशन होगा, जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर रिसीव कर लिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग तो 400 यूनिट डाल ही देंगे, ठीक है। ये तो हम लोग पूरा फुल कर देंगे 400 यूनिट का डाल के, ठीक है, 400 यूनिट। और यहाँ पर भी मान लो पूरा अगर खाली हो गया है तो ये भी हम लोग 400 से भर देंगे, ठीक है, ये भी हम लोग 400 से भर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोथ बीन्स आर फुल, डू नॉट ऑर्डर, और ऑर्डर मत करो, ठीक है। वेट टिल वन बिकम्स एम्प्टी, ठीक है, वन बिकम्स एम्प्टी। तो बेसिकली ये जो 2 बिन सिस्टम है इसका पैटर्न ये है कि हमारे पास 2 बिन रहेगा, दोनों में स्टॉक रहेगा, लेकिन जब तक एक खाली नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों से यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें किसी भी एक बिन से नॉर्मली यूज करना पड़ता है। अब देखो डेफिनेशन जो था, इफ 1 बिन आइटम्स एग्जॉस्ट, जैसे कि ये वाला खाली हो गया, न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, जैसे ही खत्म हो गया हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। एंड इन द मीन टाइम, इसके बीच में क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर बिन इज यूज्ड और इशूड, ठीक है। और ये दूसरा जो बिन होगा नॉर्मली वो स्मॉलर होगा, पहले बिगर वाले से यूज होता है, बिगर कंटेनर से, उसके बाद। तो इन द मीन टाइम स्मॉलर वाले बिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट का मेटेरियल जो है वो यूज कर सकते हैं या फिर वो इशू कर सकते हैं, जो भी बोलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ 400 दिखा दिया है, इसको तुम लोग 200 400 इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, ये डेफिनेशन जो है ये पूछ सकता है, और इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो 2 बिन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा, एक लीफो का एडवांटेज वो मैंने लिखवाया था एक क्वेश्चन के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें थियोरिटिकली पूछता है कि लीफो का एडवांटेज क्या होगा। अब वो भी हम दिखाते हैं, देखो कहाँ लिखा था मैंने, एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें लीफो का एडवांटेज बताना था, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने लिखा था, ये देखो शायद ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो है थियोरिटिकली हमें डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये 4 पॉइंट्स भी थ्योरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये एक क्वेश्चन के साथ आया हुआ था, लेकिन हमें ये चीज डायरेक्टली पूछता है कि लीफो का एडवांटेज क्या है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमें कभी कभार पूछता है, परपिचुअल इन्वेंट्री और जो पीरियोडिक इन्वेंट्री है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, at the time of physical stock taking, it was found that actual stock level was different from computer records or clerical records. What can be possible reason for such differences? How will you deal with such situation? ये कभी कभार क्वेश्चन हमें पूछा है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि जब हम लोग फिजिकली स्टॉक टेकिंग करें, फिजिकल स्टॉक टेकिंग का मतलब है गोडाउन में जाके फिजिकली 1 2 3 करके चीजों को काउंट करना, ठीक है। तो जब हम लोग फिजिकल स्टॉक टेकिंग किए, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल स्टॉक लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर रिकॉर्ड्स और क्लरिकल रिकॉर्ड्स। मतलब स्टोर लेजर में, ये जो स्टोर लेजर बनाते हैं ना हम लोग, ये हम लोग का क्या है, कंप्यूटराइज्ड होता है, ठीक है। ये जो स्टोर लेजर हम लोग बनाते हैं, कहाँ चला गया, ये देखो, ये हम लोग का कंप्यूटराइज्ड होता है या फिर क्लरिकल रिकॉर्ड इसे बोल सकते हैं। फिजिकल स्टॉक टेकिंग जो है गोडाउन में जाके काउंट किया जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो बोल रहे हैं कि फिजिकली जो स्टॉक दिख रहा है और जो स्टोर लेजर में जो स्टॉक का बैलेंस दिख रहा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्या ऐसा होता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे तुम लोग वीआरएस बनाते हो तो रिकंसाइल करते हो ना, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस तो सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है? टाइमिंग एरर, बहुत सारे एरर। तो यहाँ पर क्या है वो हम बताते हैं, यहाँ पर एरर क्या होगा। देखो जैसे मान लो कि हम लोग तो अपने स्टोर लेजर में लिख रहे हैं कैसे कि इतना मटेरियल था। जैसे कि देखो अगर हम यहाँ से देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे देखो इतना मटेरियल था और हम लोगों ने उसमें फिर इतना और परचेज कर लिया तो इतना होना चाहिए, इतना इशू कर दिया तो इतना होना चाहिए। लेकिन मान लो इस बीच में अगर कोई चोरी वोरी हो गया है स्टॉक का, या फिर किसी तरीके से स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया है और हमें उस बात का पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कि क्लर्क वगैरह होते हैं, जो क्लरिकल वर्क करते हैं, वो तो जाके फिजिकली चेक करते नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि हमें उस बात का पता नहीं है और हमें डिफरेंस दिखे। तो बोल रहा है क्या क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि मैंने एक बताया, और उस चीज को कैसे हम लोग डील करेंगे इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, मतलब अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बात करें, ठीक है। स्टोर लेजर में मान लो हमें 10 यूनिट्स बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन किए, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन किए तो हम लोगों को कम भी दिख सकता है, ठीक है, हम लोग को ज्यादा भी दिख सकता है। डिपेंड कर रहा है क्या सिचुएशन होगा। हम लोग, हो सकता है कि हमें 8 यूनिट्स दिखा, 2 कम दिखा। हो सकता है कि 12 यूनिट्स दिख रहा है, जबकि हम लोगों ने तो 10 यूनिट्स रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये इश्यूज हो सकता है कि ज्यादा या कम दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सेम ही होना चाहिए। जैसे देखो कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस होना तो सेम चाहिए, लेकिन डिफरेंस होता है ना अलग अलग रीजन से। तो यहाँ पर भी वही है। तो फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करके हम लोग क्या क्या करेंगे, तो जो देखो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद बोला है ना कि कैसे हम लोग इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर लिखवाना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकता है डिफरेंसेस का ऑकर होने का। तो लिखो पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंस arising आर, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकता है कि डिफरेंस अराइज हो रहा है, ठीक है। पहला पहला लिखो, रॉन्ग एंट्री मेड इन स्टोर लेजर, मेड इन स्टोर लेजर और बिन कार्ड, ठीक है। हम दोनों चीज बताते हैं। देखो यहाँ पर स्टोर लेजर और बिन कार्ड का मतलब है, स्टोर लेजर कौन बनाता है, अकाउंटेंट। बिन कार्ड कौन बनाता है, जो स्टोर कीपर है, ठीक है। अब स्टोर कीपर के पास भी तो क्लरिकल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज दिखता है, उसमें अमाउंट नहीं दिखता है, ठीक है। और स्टोर लेजर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब दिखेगा। लेकिन अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग के साथ हम लोग चेक करें तो हो सकता है स्टोर लेजर भी मैच नहीं कर रहा है, बिन कार्ड भी मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बिन कार्ड में जब रिकॉर्ड करने गया होगा स्टोर कीपर, उससे गलत अमाउंट जो है वो लिख दिया है। स्टोर लेजर में भी हो सकता है गलत अमाउंट, जैसे तुम लोग कैश बुक में पढ़ते हो ना बीआरएस में कि मान लो 120 लिखना था, उन्होंने 102 लिख दिया, तो ये सब गलती हो सकता है। तो रॉन्ग एंट्री एक रीजन हो सकता है कि हम लोगों ने गलत एंट्री किया, इसीलिए फिजिकल स्टॉक टेकिंग के साथ हमारा जो बुक का रिकॉर्ड है वो मैच नहीं हो रहा है। ये एक पहला रीजन हो सकता है। दूसरा, मेटेरियल प्लेस्ड इन द रॉन्ग फिजिकल लोकेशन, लोकेशन इन स्टोर। अच्छा, इसका मतलब समझो, मेटेरियल को
हर एक मटेरियल अलग अलग गोडाउन में रह सकता है। जैसे मान लो हमारा 2 स्टोर है, ठीक है, कि हम लोग को पता है ये मटेरियल यहाँ रखना है, ये मटेरियल यहाँ रखना है। अब मान लो यहाँ मटेरियल ए टाइप रखना होता है, यहाँ बी टाइप, ठीक है, लेकिन गलती से कुछ बी टाइप भी यहाँ रख दिया गया है। अब जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया जा रहा है तो मान लो बी टाइप भी उसमें काउंट हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम लोग गलत मटेरियल को गलत जगह पे अनलोड कर देते हैं, ठीक है, और जो इनवॉइस रेज होता है वहां से तो हम लोग अपना स्टोर लेजर बना लेंगे, ठीक है, बिन कार्ड में भी एंट्री हो जाएगा कि इतना सारा मटेरियल ये आया। लेकिन अगर हम लोगों ने एक चीज को दूसरे जगह पे रख दिया है तो फिर तो फर्क तो दिखेगा ही। फिजिकली तो बी वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग क्लैरिकली तो बी को वहां प्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि इस गोडाउन का डिटेल्स करेंगे तो सिर्फ ए टाइप का दिखाएंगे, उस गोडाउन का डिटेल्स निकालेंगे तो सिर्फ बी टाइप का दिखाएंगे। तो अगर मटेरियल को इधर उधर रख देते हैं, सेम सही प्लेस पे उसे नहीं रखते हैं, तो भी हमारा डिफरेंसेस अराइज हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, मटेरियल प्लेस्ड इन द रॉन्ग फिजिकल लोकेशन इन स्टोर, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, एरिथमेटिकल एरर इन कैलकुलेशन, ये तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब स्टोर लेजर जो बना रहे हैं, जो बिन कार्ड बना रहे हैं, या जो फिजिकली काउंट कर रहे हैं, सभी से अरिथमेटिकल एरर हो सकता है काउंटिंग में। तो अगर काउंटिंग एरर हो रहा है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो स्टोर लेजर में हो, चाहे वो बिन कार्ड में हो, तो भी हमें मिसमैच ही दिखेगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मिस एप्रोप्रिएशन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक मिस एप्रोप्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि स्टॉक जो है बहुत ही खराब तरीके से उसे मैनेज किया गया है, तो इशू करने के अलावा भी वो लॉस हुआ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लेके जाया जा रहा है, जैसे मान लो स्टोर से 5 किलो लेके जाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लेके जाया जा रहा है कि वो रास्ते में गिरते गिरते जा रहा है, तो वहां पर इशू जब हुआ, मतलब इशू मतलब प्रोडक्शन के वहां जब पहुंचा तो 4 किलो पहुंचा, 1 किलो तो ऐसे गिर गया, ठीक है। तो फिर कंजम्पशन के लिए फिर से रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके के से अगर हम लोग मिस एप्रोप्रिएट करते हैं अपने स्टॉक को, या फिर मान लो कोई चोरी कर दिया, या फिर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, कोई भी रीजन हो, तो मिस एप्रोप्रिएट अगर होगा स्टॉक का, तो फिर स्टोर लेजर में तो अलग एंट्री दिखेगा, फिजिकली अलग दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंसेस हमें दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था पहला इस क्वेश्चन में कि क्या क्या रीजन हो सकता है डिफरेंसेस का, वो आंसर हुआ। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो पहले डिफरेंसेस ये रीजन हो सकता है, तो पहले रीजंस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसको ठीक कैसे करेंगे वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। जैसे बीआरएस में हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हुआ, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं, सेम यहाँ पर भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ट्रीटमेंट में, स्टोर लेजर अकाउंट एंड द बिन कार्ड must be adjusted and tallied with actual stock and value of the store ledger account must be changed and value of inventory difference is charged to factory overhead account or production overhead account for store losses। बताते हैं क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर
लिखा है मैंने, ट्रीटमेंट क्या होगा, बोल रहे स्टोर लेजर अकाउंट और बीन कार्ड जो है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टैली करना पड़ेगा विथ एक्चुअल स्टॉक। ठीक है, मतलब एक्चुअली हमारा जो स्टॉक है, जो भी जिस भी वजह से डिफरेंस आया है, उसके बाद हमें देखो फिजिकली तो और हमें कुछ करना नहीं है, फिजिकल स्टॉक को क्या कम ज्यादा करोगे वो नहीं है, लेकिन फिजिकल स्टॉक टेकिंग के साथ इसमें जो भी डिफरेंस दिख रहा है ज्यादा या कम, वो ठीक कहाँ करना है, स्टोर लेजर में और बीन कार्ड में। तो क्या करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे जैसा है उस हिसाब से। ठीक है, कम ज्यादा दिख रहा है तो उसे कम करेंगे, कम दिख रहा है तो ज्यादा करेंगे। ठीक है, और टैली करेंगे एक्चुअल स्टॉक के साथ कि हाँ भाई अभी गोडाउन में इतना सारा स्टॉक है तो मुझे वो उतने में लेके जाना है, और क्यों मेरा कम ज्यादा दिख रहा था, कुछ तो रीजन होगा, या तो स्टॉक मिस अप्रोप्रिएट हुआ, मुझे नहीं पता चला, मैंने गलत कैलकुलेशन किया, कुछ भी हो सकता है। एंड वैल्यू ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट मस्ट बी चेंज्ड, फिर हम लोग को क्या करना है, स्टोर लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है उसे चेंज करना पड़ेगा। एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंस, और जो भी डिफरेंसेस आया, अगर मेरा जो है डिफरेंस जो है वो मेरा लॉस को दिखा रहा है, ठीक है, तो वो मुझे कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ओवरहेड एक ही बात है, एंड फॉर स्टोर लॉसेस। ठीक है, तो मेरा मान लो मैंने काउंट करके रखा था मेरा 12 यूनिट स्टॉक है, लेकिन अब मुझे दिखाना पड़ेगा मेरा 8 यूनिट स्टॉक है, क्योंकि एक्चुअली में 8 यूनिट ही है। ठीक है, तो ये जो मेरा लॉस होगा, उस लॉस का जितना भी वैल्यू होगा वो मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल स्टॉक लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर रिकॉर्ड्स और क्लरिकल रिकॉर्ड्स, व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर सच डिफरेंसेस, तो तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा और कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का स्टॉक कम हुआ है तो उसको हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रीटमेंट। अब और एक पॉइंट हमें लिखना है, लास्ट पॉइंट है, जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, परपेचुअल का मतलब होता है कि पीरियोडिक वे में, ठीक है, जैसे कि वीकली, मंथली, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्वेंट्री को चेक कैसे करता है, मंथली करता है कि वीकली करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ये रियल टाइम में होता है। ठीक है, रियल टाइम मतलब कैसे होता है बताते हैं, रियल टाइम में हम लोग इन्वेंट्री को इसमें अपडेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कैसे होगा हम बताते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग का बिन कार्ड है, जैसे ही स्टॉक आया यहाँ एंट्री होगा। ठीक है, जैसे ही स्टॉक आया तुरंत एंट्री होगा, जैसे ही स्टॉक आउट हुआ तो भी एंट्री होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो कंप्यूटराइज्ड वर्क हो रहा है, ठीक है, बिन कार्ड कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है, वो तो जो है हैंड रिटन होता है, क्योंकि बिन कार्ड जो बनाते हैं ना, बिन कार्ड जो बनाते हैं वो उतने स्टोर कीपर भी बना लेते हैं ना, तो उतने स्किल्ड लोग नहीं होते। ठीक है, जो स्टोर लेजर बनाते हैं वो अकाउंटेंट होता है। ठीक है, अब मान लो ये कंप्यूटर है, मैंने ये कंप्यूटर बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर स्टोर लेजर बनाया जा रहा है। ठीक है, स्टोर लेजर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे बिन कार्ड में एंट्री होता है सेम तरीके से स्टोर लेजर में भी स्टॉक इन का और स्टॉक आउट का एंट्री होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस चलता है ना, कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर में साथ ही साथ जब जब स्टॉक इन और आउट होगा उसका रिकॉर्डिंग चलता है रियल टाइम पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे जो है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मतलब इसमें क्या होता है, एक दिन में ही जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे के अंतर पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जितना फ्रीक्वेंट चाहो रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि हमें हमेशा अपडेट जो है वो रियल वाला मिले। ठीक है, जितना फ्रीक्वेंट चाहो कर सकते हो। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, परपेचुअल अकाउंट, यहाँ पर हम लोग जो है जितना फ्रीक्वेंट चाहे कर सकते हैं, दोनों में साथ ही साथ एंट्री, जैसे यहाँ एंट्री होगा यहाँ भी एंट्री होगा। ठीक है, अब इसको हम लिख के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर लिखो, इट रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ records maintained by stores, maintained by stores in department. It in fact comprises of bin cart and store ledger. ठीक है,
यहाँ पर लिखो नेक्स्ट बिन कार्ड .1 बिन कार्ड और .2 स्टोर लेजर, दोनों में ही अपडेट होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इट इज यूजुअली चेक बाई कंटिन्यूअस, जो कि मैंने बोला कंटिन्यूअसली होता है इसलिए रियल टाइम बोला जाता है इसको, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग दैट इज फिजिकल चेकिंग एंड perpetual record with actual stock continuously। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या होता है कि हमेशा क्या किया जाता है, जैसे ही स्टॉक इन या आउट हुआ तुरंत उसका एंट्री कर दिया जाएगा बिन कार्ड में भी स्टोर लेजर में। इट इज यूजुअली चेक्ड बाय कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग दैट इज फिजिकल चेकिंग। ठीक है, फिजिकली जैसे ही स्टॉक इन हुआ स्टॉक आउट हुआ वो देख लिया गया, तुरंत उसका एंट्री बिन कार्ड और स्टोर लेजर में कर दिया गया। ठीक है, तो वही बोला है एंड परपेचुअल रिकॉर्ड कर दिया जाएगा विद एक्चुअल स्टॉक कंटिन्यूअसली। देखो पहले तो फिजिकली स्टॉक आएगा या जाएगा उसी का इंपैक्ट हम लोग लिखते हैं, तो वही बोला है पहले फिजिकली चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद परपेचुअल रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जो कि बिन कार्ड में भी होगा स्टोर लेजर में भी होगा। ठीक है, द सक्सेस ऑफ perpetual inventory depends upon the following। कौन कौन से बातों पे डिपेंड करता है कि हम लोग का ये जो मेथड है ये हमारे लिए सक्सेसफुल हो। ठीक है, पहला द स्टोर लेजर, स्टोर लेजर पे डिपेंड करता है। स्टोर लेजर हम लोग कितने अच्छे से बनाते हैं जहां पर हमें क्वांटिटी दिखता है एज वेल एज अमाउंट भी दिखता है ईच आइटम का। ठीक है, इस पे हमें सही तरीके से एंट्री करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा स्टॉक कंट्रोल कार्ड, ये भी हमारा सही बनना चाहिए, मतलब बीन कार्ड का बात हो रहा है। ठीक है, ये अगर हम लोग प्रॉपरली इसमें भी एंट्री कर रहे हैं तो भी हमारा ये मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि इस मेथड में दोनों में एंट्री किया जाता है। अच्छा, अब अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है तो उसका रिकंसिलिएशन करना जरूरी होता है। रिकंसाइलिंग द फिजिकल reconciling the quantity balance shown by A and B, मतलब ये दोनों को मैंने लिख दिया, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड बोल के। ठीक है, फिलहाल ऐसे शॉर्ट में लिख लो रिकंसाइलिंग द क्वांटिटी बैलेंस शोन बाय ए एंड बी। अगर जरूरत पड़े तो रिकंसाइल करेंगे दोनों में अगर मिसमैच दिख रहा है, जबकि दिखना तो चाहिए नहीं, फिर भी अगर किसी कारण से दिख रहा है तो हमें उसको रिकंसाइल करना चाहिए। फिर चेकिंग द फिजिकल बैलेंस of number of a number of items every day systematically and by rotation। ठीक है, एंट्री कर रहे हैं सब ठीक है, फिर भी हमें फिजिकली क्या करना चाहिए, आइटम्स के बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। वैसे तो हम लोग फिजिकली इन आउट पे ही कर रहे हैं, फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए सिस्टमेटिकली। एंड रोटेशन का मतलब एक सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए कि हम लोग पहले ये मान लो एक गोडाउन में जो है 1 लाख आइटम है। ठीक है, हम लोग पहले 50 आइटम्स को एक बार फिजिकली चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए, फिर 50 फिर 50, मतलब रोटेशन के साथ पहले ये ए टाइप आइटम फिर बी टाइप फिर सी टाइप, या फिर आज हम लोग ए टाइप करेंगे नेक्स्ट दिन बी टाइप करेंगे। तो एक रोटेशन के साथ एक सिस्टमेटिक वे में हमें फिजिकली चीजों को भी मतलब जो बैलेंसेस है जो भी हमारा स्टॉक है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें कोई डिफरेंसेस दिखता है, डिफरेंसेस
फिजिकल स्टॉक टेकिंग में, ठीक है, जैसे इसमें दिखेगा तो रिकंसिलिएशन करना है। अगर फिजिकली स्टॉक टेकिंग में कुछ डिफरेंसेस दिखता है, डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड बुक बैलेंस, तो डिफरेंस तो बुक बैलेंस से ही चेक करना पड़ेगा ना, जैसे ये दोनों आपस में चेक कर सकते हैं। तो फिजिकल और स्टोर लेजर या बिन कार्ड में अगर कोई डिफरेंसेस दिख रहा है, बुक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड बुक बैलेंस आर इन्वेस्टिगेटेड, देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, आर इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेकिंग करेक्टिव एंट्रीज where called for after स्टेप ई, ठीक है, फिर हमें करेक्टिव एंट्री पास करना चाहिए, वही लिखा है, ठीक है, कॉल्ड फॉर मतलब जो है करना चाहिए, ठीक है। स्टेप ई के बाद जब हमें डिफरेंसेस पता चल जाएगा तो हमें करेक्टिव एंट्री जो है वो पास करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, रिमूविंग द कॉजेस ऑफ द डिफरेंसेस, क्यों हुआ है उसको, जो भी कारण है उसको हमें रिमूव करना चाहिए, रेफर्ड टू स्टेप ई। स्टेप ई में हम लोगों को डिफरेंस मिला तो ये भी पता चलेगा क्यों मिला, तो उस कारण को देख के हमें रेक्टिफाई एंट्री भी देना चाहिए, उस कारण को हमें रिमूव भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कि सक्सेसफुल तरीके से परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, यही आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, एडवांटेजेस, ठीक है। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है, पहला, physical stock can be counted and book balance can be adjusted even before entire stock taking is done, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड, फिजिकल स्टॉक हम लोग काउंट कर सकते हैं, एंड बुक बैलेंस कैन बी एडजस्टेड, बुक बैलेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इवन बिफोर एंटायर स्टॉक टेकिंग इज डन, ठीक है। मतलब जैसे देखो हम लोग रोटेशनली सिस्टमेटिक वे में करते हैं ना, 50-50 स्टॉक का भी कर सकते हैं, तो वही बोल रहा है, सारे स्टॉक का काउंट अगर नहीं भी होता है, जितने स्टॉक का काउंट होता है उतने ही स्टॉक का हम लोग फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी कर सकते हैं, एज वेल एज बुक्स में भी उसका एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रोटेशन वाइज सिस्टमेटिकल वे में डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज स्टॉक फिगर्स आर रेडिली अवेलेबल, ठीक है, बताते हैं इसका मतलब। बोल रहा है कि अगर हम लोग इंटरिम पीएल, मतलब क्या, अगर ईयर एंड के पहले हम लोग पीएल बनाना चाहे तो भी बना सकते, क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस पे स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पर डे का रहेगा, ठीक है, पर डे का रहेगा, फ्रीक्वेंटली हमारे पास स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, तो हम लोग कभी भी ऑन दैट मोमेंट का पीएल बना सकते हैं, ठीक है। एज स्टॉक फिगर्स आर रेडीली अवेलेबल, हमारे पास हमेशा स्टॉक फिगर, ऐसा नहीं कि पूरा ईयर एंड हुआ फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुआ फिर परपेचुअल डिटेल्स को हम लोगों ने क्लोज किया फिर पता चलेगा, ऐसा नहीं है, कभी भी चाहे तो हम लोग पीएल को बना सकते हैं, इंटरिम पीएल अगर हमें चाहिए, ऑब्वियसली वो इंटरिम पीएल बनेगा, वो फाइनल पीएल नहीं बनेगा, लेकिन जरूरत पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट लिखो, डिफरेंसेस कैन बी इजीली करेक्टेड, ठीक है, अगर कोई डिफरेंसेस है वो बहुत ही आसान तरीके से करेक्ट किया जा सकता है इस प्रोसेस। फोर्थ नंबर, हेल्प्स इन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस डोरमेंट और obsolete and slow moving materials for taking appropriate measures to control them, to control them. ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है देखो, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस। ठीक है, हमारे पास क्या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग रोज चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या हमारे पास कोई सरप्लस आइटम है, या फिर डॉर्मेंट, डॉर्मेंट MANT। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आइटम हमारा यूज ही नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऑब्सोलेट का मतलब जो बैकडेटेड हो गया टेक्नोलॉजिकल रीजन से, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है। एंड स्लो मूविंग मटेरियल, मतलब जो मटेरियल ज्यादा मूव नहीं करता है। ठीक है, वो सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन इस मेथड में काफी जल्दी होता है, और हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा हमारा सरप्लस आइटम है, कौन सा डोरमेंट, कौन सा ऑब्सोलेट, कौन सा स्लो मूविंग, बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, और एप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो ले सकते हैं इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा आइटम पड़ा हुआ है जो सरप्लस है, स्लो मूविंग है, डोरमेंट है, ऑब्सोलेट है, हमें पता नहीं है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसमें जो है इंक्लूडेड होके रहता है ना, तो वो हमारे लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। तो जितना जल्दी हमें पता चले उतना अच्छा है। देखो, वो तो हो ही सकता है, कुछ सरप्लस हो गया हमारे पास, कुछ डोरमेंट आइटम हो गया, वो हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी पता चलेगा हम लोग उतना जल्दी उन पे कंट्रोल ला सकते हैं, और जितना देरी होगा हमारे लिए उतना लॉस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर में, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द वेरियस इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, जितने भी इन्वेंट्री लेवल होते हैं ना, लाइक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, डेंजर लेवल, तो ये हमें फिक्स करना पड़ता है कि मेरे जो स्टॉक है उसमें मेरा मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कौन सा क्या है। तो ये फिक्स करने के लिए हमें जो भी डेटा का जरूरत होता है, अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये मेथड का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे पास फिजिकली भी डेटा जो है वो करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग लगातार फिजिकली भी चेक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है हम लोग उसमें कंप्यूटर में भी एंट्री कर रहे हैं, मतलब स्टोर लेजर भी साथ साथ हो रहा है, बिन कार्ड भी हो रहा है। तो इससे हमें क्या होता है कि फिक्सेशन करने पे, इन्वेंट्री लेवल को फिक्स्ड करने पे बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो ये देखो, ये जो भी हम लोग का थ्योरी था जैसा लगभग आता है वो हम लोगों ने किया। ठीक है, अब एक पॉइंट और बाकी है, वो हम बता देते हैं, वो एक छोटा सा ही पॉइंट है, बताते हैं। जैसे कि देखो, मैंने तो तुम लोग को बताया था कि जब हम लोग परचेज ऑफ मटेरियल करते हैं तो हमें उसमें कौन से चीजों का कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये कभी कभी हमें थियोरिटिकली भी पूछ लेता है, तो तुम लोग अपने आप लैंग्वेज से उसको लिख दो, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो हमें माइनस करना पड़ता है, लेस, ये देखो हमें करना पड़ता है लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज कॉस्ट से हमें उसे लेस करना चाहिए, तुम लोग को वैसे ही पता है, अकाउंट्स में भी करते हो, ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस से लेस होता है। हमें पूछ लेता है तो तुम लोग को इसको पूरा वर्ड से जो है लैंग्वेज बना के लिखना चाहिए। ठीक है, फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो लेस फ्रॉम, ये भी होगा कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ये भी हम लोग का क्वांटिटी डिस्काउंट भी कॉस्ट ऑफ परचेज से डिडक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा कैश डिस्काउंट। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसमें लिखना है नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिडक्टेड, मतलब किससे, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम
कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ परचेज से डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, कैश डिस्काउंट कभी भी हमारा परचेज कॉस्ट से डिडक्ट नहीं होता है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्रेडिटर जो है वो अलाउड करता है। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में कोई सब्सिडी, ठीक है, ग्रांट या फिर इंसेंटिव दिया हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेस, हम लोग कुछ परचेस करने जा रहे हैं और उसमें हमें ग्रांट मिला है या फिर इंसेंटिव मिला है तो वो हमारे कॉस्ट ऑफ परचेस से डिडक्ट होना चाहिए। फिर रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स, ठीक है, ये क्या होगा, अगर हमें टोल टैक्स या रोड टैक्स देना पड़ रहा है तो वो ऐड होना चाहिए, ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस में ये ऐड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे टैक्सेस लाइक आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये सब का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब का लिखो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेस। ये देखो कॉस्ट ऑफ परचेस इफ क्रेडिट अवेलेबल, इफ क्रेडिट अवेलेबल, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, फिर भी एक जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो ये हमारा सब लेस हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे डेमरेज और पेनल्टी, ठीक है, ये क्या होता है हम बता रहे थे। डेमरेज का मतलब होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू से हमारा स्टॉक आ गया लेकिन हम लोग तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट मालिक क्या करेगा, अपने वेयर हाउस में वो रख के हमें इन्फॉर्म करेगा आपका स्टॉक आ गया है, आप लेके जाइए। लेकिन अगर हम लोग लेके नहीं जाते, उसी के पास रख देते तो उसका लॉस होता है क्योंकि उसका गोडाउन हमारे सामान से भरा हुआ होगा, ठीक है, इसमें उसका लॉस होगा, उसका बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगा, तो जितना लेट करेंगे वो हम पे पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है, एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है, एंड ये क्या होना चाहिए, एंड नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेस, इन कॉस्ट ऑफ परचेस चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड, ठीक है, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ये कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, ये हम लोग का लॉस होगा, ठीक है, ये हम लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि इंश्योरेंस, ठीक है, कमीशन, फ्रेट, इस तरीके का जो भी कॉस्ट होगा ये हम लोग का ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, ये कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड होना चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, देखो हम लोग जो कंटेनर ले रहे हैं सप्लायर से, ठीक है, अगर वो नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है, हमें वो रिटर्न नहीं करना है, नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि जब हमें वो स्टॉक बेचा गया है तो हमें उस कंटेनर का पेमेंट भी करना पड़ा, ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, तो कंटेनर का भी पैसा हम लोगों ने पे किया, तो और कंटेनर रिटर्न नहीं करना है, ऐसा होता है कभी कभी कंटेनर रिटर्न करने पे हमें पैसा वापस मिलता है पार्शियली या फुल्ली, ठीक है, तब अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है तो कंटेनर का पैसा हमें देना अगर पड़ेगा, मतलब देना तो पड़ेगा, अगर कंटेनर का पैसा चार्जेबल है तो फिर हम लोग उसको उस अमाउंट को कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक इसमें हो सकता है अगर रिटर्नेबल कंटेनर है, ठीक है, अगर रिटर्नेबल कंटेनर है कि कंटेनर रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा उसका ट्रीटमेंट, इफ रिटर्न अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंटेनर देन नॉट इंक्लूडेड या फिर नॉट एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब जितना पैसा कंटेनर का लिया था पूरा ही अगर रिटर्न कर देगा, 10 रुपया लिया था 10 रुपये रिटर्न कर दिया, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में क्यों ऐड करें। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज डिफरेंस ऑफ बोथ इंक्लूडेड इन कॉस्ट, मतलब बताते हैं इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब हम बता देते हैं, जैसे देखो कंटेनर 10 रुपीज का था, हम लोग रिटर्न कर दिए, रिटर्नेबल था, लेकिन रिटर्न पे उन्होंने हमें
₹8 वापस किया, ₹2 नहीं किया, मतलब कंटेनर का चार्ज ₹2 हो गया, तो फिर हम लोग ₹2 परचेस कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसा खर्चा होगा उस हिसाब से ऐड करेंगे। और लास्ट शॉर्टेज, शॉर्टेज मैंने बताया था पूरे डिटेल्स में, ठीक है। शॉर्टेज 2 तरीके का होता है, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल रीजन से है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका सिर्फ यूनिट लेस करना चाहिए, कॉस्ट में कुछ नहीं करना चाहिए, तो इसको हमें एब्जॉर्ब करवाना चाहिए, एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑन गुड यूनिट्स, ठीक है। उस कॉस्ट को गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिट को लेस करते हैं, और एबनॉर्मल अगर है तो सिंपल ये हो जाएगा चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मैंने जिस्ट लिखवा दिया। कभी कभी कोई भी 2-3 आइटम हमें पूछ लिया जाता है, तो तुम लोग अपना लैंग्वेज इसको ऐड करके सुंदर से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने मेन चीज लिखवा दिया, तुम लोग अपने हिसाब से इसको सेंटेंस बना के लिख सकते हो, अगर कोई भी ट्रीटमेंट पूछे, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला था आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आज जो है इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, मटेरियल हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज फिर हम लोग इतना ही कर बाय मैम। मैम